हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि यहाँ से अध्याय 2 हो जाती है। सॉरी, यहाँ से अध्याय 2 नहीं है, इसको भी उसी अध्याय में जोड़ दिया गया है। ये है जनन चैप्टर। ऐसे हम लोग पढ़े थे सजीव के कुल 5 लक्षण होते हैं, जिनमें पहला लक्षण होता है पोषण। पहले चैप्टर में हम लोग पोषण के बारे में पढ़े, जिनमें वायुमंडल से हो या जैसे भी हो विभिन्न प्रकार से हम लोग भोजन एकत्रित करते हैं और उसका रूपांतरण करके हम लोग ग्रहण करते हैं। क्लियर? कुछ जीव तो डायरेक्ट भोजन कर लेते हैं। अब जब भोजन कर लेते हैं तो वह विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचती है और उसका पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद ऊर्जा निर्माण होता है। बाकी शेष को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना पोषण कहलाता है। केवल भोजन कर लेना पोषण नहीं है। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे श्वसन के बारे में, जिनमें वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वह हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहां पर अभिक्रिया के बाद ऊर्जा बनता है, जो एटीपी के रूप में रह जाता है। शेष हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तीसरा था हमारा परिवहन चैप्टर। भोजन हमने किया, श्वसन हमने किया, लेकिन इसकी आवश्यकता होती कहाँ है? तो विभिन्न कोशिकाओं में। लेकिन भोजन और श्वसन के अपने तंत्र हैं। भोजन करने के लिए मुख गुहा है, श्वसन के लिए नासा द्वार है। वह हमारी शरीर के अर्धभाग तक ही पहुंचता है और वहीं से रिटर्न हो जाती है बाकी सब। लेकिन उनके जो आवश्यक पदार्थ हैं वो रक्त में मिलकर विभिन्न शारीरिक अंगों तक पहुंचती है, तो उससे परिवहन हमारे लिए भी जरूरी होता है। चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था उत्सर्जन, जिनमें हमने देखा कि हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं हुई या उपचयी क्रिया हुआ और इसके बाद जो बनने वाले विषाक्त पदार्थ थे, उनको शरीर से बाहर निकलना जरूरी था। और उसके लिए हमने क्या किया, एक उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिनमें वृक्क महत्वपूर्ण भाग थे। और हमारा लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे नियंत्रण और समन्वय, यानी हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है, सबका समय के साथ नियंत्रण जरूरी है। अगर नियंत्रण समन्वय न हो तो हमारा कोई भी शारीरिक अंग कार्य नहीं करेगा। ये सब हमारे लिए जरूरी थी। यानी कि सजीव के कुल 5 लक्षण हैं, जिनमें पहला है पोषण, श्वसन, वृद्धि, चलन और 5वां है जनन। ये जनन चैप्टर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी रिप्रोडक्टिव, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी किस लिए है भाई? अपनी जैसे संतान उत्पन्न कर अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी जनन जरूरी क्यों है? तो अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। अब समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि आज से बच्चे को जन्म देना बंद कर दे, या कोई भी जाति, जैसे मान लीजिए गाय की ही एक चर्चा करते हैं हम। जितनी गायें हैं आज से जन्म देना बंद कर दे, तो आज जो बच्चे जन्म लिए होंगे अभी से पहले, वो धीरे 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 एक अवधि तक चलेगी, वो धीरे धीरे बूढ़ी होगी और वो मर जाएगी। ऐसे करते करते जितने भी बच्चे हैं, गायें हैं, सब धीरे धीरे पृथ्वी से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो पूरी पृथ्वी से उस प्रजाति के जीव समाप्त हो जाएंगे। वो निरंतर बना हुआ क्यों है? इसलिए क्योंकि जनन हो रही है। जनन हो रही है, अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। जो उनसे पहले आए वो पहले निकल गए, फिर बाद वाली आई, बाद वाली निकल गई। अब धीरे धीरे जो आगे आते हैं वो आगे निकलते जाते हैं, पीछे आते हैं पीछे निकलते जाते हैं। कर्म कर्म ये चलते रहता है और अपनी जाति को बनाए रखते हैं। तो जनन तो समझ गए क्यों जरूरी है? अपनी जाति के निरंतर बनाए रखने के लिए। उनका जीवन चलता है, ऐसे नहीं कि नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके समाज में होगा, उन्हें अपना बच्चा नहीं हो रहा है, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? जैसे हम लोग खाते पीते रहते हैं वैसे वो रहता है। बस यही होगा
कि उनके बाद उनकी पीढ़ी नहीं रहेगी, उनके वंशज नहीं रहेंगे। समझ में आई बात? तो जनन हमारे लिए क्यों जरूरी है? अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। चलिए, तो इन सारी चीजों की प्रक्रिया यानी कि जनन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, छोटे जीवों में जनन कैसे होता है, बड़े जीवों में जनन कैसे होता है, फिर पौधों में जनन कैसे होता है। क्योंकि हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सब में यही प्रोसेस पढ़े हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं पादप में, फिर एक कोष के जीवों में, फिर बड़े कोष के जीवों में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, या तो पहले पौधे में पढ़ेंगे, फिर एक कोष के जीवों में पढ़ेंगे, या बहुकोष के जीवों में। सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है चैप्टर में मूल रूप से, तो पढ़ेंगे कि जनन क्या है, जनन क्या है, और जनन के समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हमको क्या पढ़ना है इसमें? जनन। तो सबसे पहली बात कि जनन क्यों जरूरी है, समझ गए। अब जनन कहते किसको है? तो जनन वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं या जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। अब जनन में गौर करने की चीज है ना, कभी कभी क्या होता है कि एक संतति ही भाग लेते हैं, और कभी कभी भिन्न संतति भाग लेते हैं, यानी दो संतति। संतति का मतलब होता है यानी उनके माता पिता। समझिए, एक ही प्रकार के जीव से दो जीव का निर्माण हो जाता है, या कभी दो जीव निर्माण भाग लेते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो वो अलग सी मैटर जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए जनन किसे कहते हैं? अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब जनन के समय ना क्या होता है कि हम लोग समान गुण की उत्पत्ति तो करते ही हैं, लेकिन समान गुण से ना कभी कभी भिन्न गुण वाले भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है? समान गुण, और कभी कभी भिन्न गुण। और ये भिन्न गुण हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे समझिए कि जनन जब होता है तो जनन के समय डीएनए का निर्माण होता है। यानी मान लीजिए कि जैसे दो जीव भाग लिए, नर और मादा, तो जिस समय जनन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय दोनों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाती है, और उसकी जो जनन कोशिकाएं होती है वो आधी हो जाती है, और दोनों संलग्न के बाद वहां पर डीएनए का निर्माण होता है। आप गौर करके देखेंगे कि दोनों दो भिन्न गुण वाले डीएनए हैं, और हो सकता है कि उस समय दूसरे गुण वाले जीव की उत्पत्ति हो जाए, यानी अलग गुण वाले डीएनए उत्पन्न हो जाए। या दूसरा आप ऐसे भी समझें कि एक आवास है, एक जीव है जहां पर रह रहे हैं हम लोग, या मान लीजिए यहीं पर हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, बिहार की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इस वायुमंडल में इतने तापमान, इतनी वर्षा, यहाँ की मिट्टी की इस तरह की बनावट में सब लोग हम ठीक ठाक से रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक क्या हो जाए कि खूब तापमान हो जाए या खूब ठंड पड़ने लगे, स्वाभाविक सी बात कि इस परिस्थिति में जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारे जीव न यहाँ से चल बसेंगे, मनुष्य भी बहुत सारे निकल जाएंगे। अब इन जो बच जाएंगे कुछ, वो इस परिस्थिति में बचेंगे कि अपने आप को उस वातावरण में उन्हें समायोजित करना होगा। मान लीजिए कि ठंड ही पड़ने लगे, तो ठंड पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे लोग ना उस ठंड में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में अधिक लोग मरते हैं, अधिक पक्षियां मरती है, अधिक पशु मरते हैं। ठीक है ना, ठंड से मनुष्य भी मरते हैं। और जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी जिसकी सहन शक्ति हमारे शरीर में ना हो, तो अधिकांश निकल जाएंगे, कुछ मात्र बच जाएंगे। और वो वैसी स्थिति में बचेंगे जब उनके शरीर में कुछ न कुछ लक्षण परिवर्तन होगा, तभी बच पाएंगे, ऐसे सामान्य में नहीं बच पाएंगे। हो सकता है कि ठंड का परिवर्तन हमारे शरीर में, या हम मान लीजिए हम ही अपनी बात कर रहे हैं, हम बच जाएंगे।
कब परिस्थिति में? कि हमारे शरीर पर न लंबे लंबे बाल आने लगेंगे, और लंबे लंबे जब बाल आ जाएंगे तो ठंड से हम बच सकते हैं, हमको तब ठंड नहीं लगेगी। क्लियर? अब उसके बाद हमारे जो वंशज आएंगे, यानी हमारे जो बच्चे आएंगे, उनके शरीर पर भी लंबे लंबे बाल आ जाएंगे। ये किसके कारण हुआ? डीएनए परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक है? तो इस तरह से जनन में ये पीढ़ी चलने लगेगी। अब वहां से लंबे लंबे बाल वाले मनुष्य वहां से आने लगेंगे। समझ में आई बातें? तो इस तरह से जनन में कभी कभी परिवर्तन देखने को मिलती है। कब? जब विषम परिस्थितियां होती है तब। इसका हम लोग आगे वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो विभिन्नताएं चैप्टर है ना, उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ऐसा ही अक्सर हुआ ही करता है। भिन्न गुण वाले जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर जब भी होती है तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है? तब जाकर के वह समायोजित होता है, और उसके बाद उसकी एक पीढ़ी चलती जा रही होती है। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय इससे पहले मनुष्य का रूप कुछ और हुआ होगा, हम लोग जैसे हैं वैसे नहीं रहा होगा। और जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ या अन्य क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ, तो हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ और हम लोग अब तब से ऐसे रह रहे हैं। यानी पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे, आज हम लोग मनुष्य हैं। बंदर आखिर कैसे मनुष्य बना होगा? सोचिए गौर से। यही परिवर्तन हुआ होगा कि पेड़ से उतरते चढ़ते समय उसके शरीर की ना, ये जो कमर की लंबाइयां है ना, वो सीधा हुई होगी। नहीं, और सारे परिवर्तन हुआ तो आज हम लोग मनुष्य की एक नई प्रजाति है। बंदर की एक अलग प्रजाति, मनुष्य की एक प्रजाति। चलिए, उतना डील में नहीं जाना है। हमें पढ़ना था जनन के समय में भिन्न गुण वाले जीव का उत्पन्न होना, थे ना, नई पीढ़ी वहां से शुरू होना। आगे चलते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे थे, या तो जनन के समय या वायुमंडल में परिवर्तन के कारण एक नई जीव की उत्पत्ति, ये क्या कहलाती है? हमारी विभिन्नता कहलाती है। अब इसका क्या महत्व है? अगर नई जीव उत्पन्न हो गए तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि पृथ्वी पर अब दो जातियां हो गई। एक तो पहले से जो रह रही थी, और यहाँ से एक विलक्षण गुण वाले जीव उत्पन्न हो गए। तो दो प्रजातियों का पृथ्वी पर वास हुआ। ऐसे करके फिर तीसरी प्रजाति, फिर चौथी प्रजाति बनते चली जाती है। अभी आपने क्या पढ़ा कि हम लोग बंदर के पूर्वज थे, तो हम लोग बंदर थे। बंदर की एक अलग प्रजाति हो गई और उसी से रूप परिवर्तन हो गया, तो हम लोग क्या हो गए? मनुष्य हो गए। अब हमारे बंदर से हमारी लेना देना कुछ नहीं है। वो अलग एक जीव, एक हम अलग जीव। मान लीजिए यहाँ से अगर क्या हो जाए कि आवास में इस तरह के परिवर्तन हो कि हमारे शरीर में लंबे लंबे बाल हो जाएं, तो फिर यहाँ से एक अलग प्रजाति जन्म ले लेगी, और उसके बाद हमारे वंशज एक नई प्रजातियां बन जाएगी। तो फिर एक बंदर, एक मनुष्य, एक अलग प्रजाति। तो इस तरह से हमारे आवास में ना परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो विभिन्नता का क्या महत्व है? हमारे शरीर से अलग अलग प्रजातियों का उत्पन्न होना। चलिए, हमें पढ़ना मूल रूप से ये सब नहीं था, पढ़ना है यहाँ से कि जनन के कितने प्रकार। पहला तो समझ गया जनन किसे कहते हैं। तो अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जनन कहलाती है। जनन के प्रकार, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक। एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अच्छा, ये जनन बांटे क्यों गए हैं? तो लिंग की उपस्थिति के आधार पर, यानी कोई जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से जो जीव हैं वो भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो अलैंगिक जनन क्या है पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। चलिए, तो अलैंगिक जनन क्या है समझते हैं। वैसे जनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। माने कोई एक जीव, या तो नर भाग ले या मादा भाग ले, या शरीर का कोई अंग हो, उसी अंग से अलग जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन।
इसमें ना तो निषेचन की प्रक्रिया होती है या कोई भी तरह की। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि अलैंगिक जनन क्या है। तो वैसी जनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलैंगिक जनन। अब देखिए इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, समझिएगा। इनमें जीवों के केवल एक वैशिष्टि भाग लेते हैं। वैशिष्टि का मतलब हुआ कोई एक अंग भाग लेगा, ठीक है। दूसरा, इसके युग्मक अर्थात शुक्राणु या अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो नर होते हैं उनके शुक्राणु भाग लेते हैं और जो मादा होते हैं उनके अंडाणु भाग लेते हैं, तब जनन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। लेकिन जब अलैंगिक जनन की बात करें हम लोग, तो उसमें नर और मादा की कोई जरूरत नहीं है, शरीर के अंग से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। चलिए तीसरा, इस जनन में समसूत्री कोश का विभाजन या असमसूत्री कोश का विभाजन होता है। यानी क्या होगा? तो कोश का विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन लैंगिक जनन में कोश का विभाजन नहीं होते। इसमें कोश का विभाजन होगा, यानी कोई जीव है, कोश का है, वो अपने आप दो भागों में बट गया तो दो जीव बन जाएंगे, चार भागों में बट गया तो चार जीव बन जाएंगे। इस तरह से प्रक्रिया होती है, यानी कि उसको समसूत्री कोश का विभाजन कहते हैं। विभाजन होने के बाद नई जीव बन जाती है। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं जो आनुवंशिक गुणों में ठीक अपने संतति के समान होते हैं, यानी अलैंगिक जनन में ठीक समान वाले जीव होंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जनन में ये क्या, पिछले बार तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो अलैंगिक जनन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि इसमें एक ही वैशिष्टि भाग लेते हैं। इसके अलावे इसमें ना तो शुक्राणु भाग लेता है और ना ही अंडाणु भाग लेता है। इसमें समसूत्री या अर्धसूत्री को इसका विभाजन होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं समान गुण वाले होते हैं। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े कि जो जीवों द्वारा समान संतति की सृजन होती है, तो कभी कभी भिन्न हो जाते हैं क्या, लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसमें भिन्न नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सबसे बड़ी बात, इसमें एक बार में अधिक जीव की उत्पत्ति किया जा सकता है। इसमें एक बार में बहुत सारे जीव उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। और इसमें जनन मूल रूप से निम्न कोटि के जीव या जो पादप होते हैं उसमें भी हो जाते हैं। लैंगिक जनन खास करके बड़े जीवों में होता है, लेकिन अलैंगिक जनन तो बड़े में होते भी हैं और छोटे छोटे में भी हो जाते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि छोटा जीव हो या छोटी पादप हो, उनके लिए अलैंगिक जनन बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है। तो कुल कितनी विशेषताएं? 7। पहला कि इसमें एक वैशिष्टि भाग लेंगे, शुक्राणु या अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, एक साथ कई जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है, इसमें समान गुण वाले जीव ही उत्पन्न लेते हैं, इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री को इसका विभाजन होती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, याद रखिएगा, मैं भी आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको देखेंगे हम लोग। कि हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े हैं तो उसमें और प्रकार हैं, तो ये कई तरीके से कई कई जीव अलग अलग तरीके से जनन की प्रक्रिया करती है। यहाँ से अब जो उदाहरण चलेंगे उस उदाहरण को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपसे उदाहरण पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हमारा अलैंगिक जनन है, उनका नाम है विखंडन। अलैंगिक जनन है, उसका क्या नाम है भाई मेरे? विखंडन। अब शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, विखंडन का मतलब क्या? टूटना। कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएंगे और टूट के दोनों अलग अलग स्वतंत्र जीव बन जाएंगे। चार भाग में टूटे हैं तो चारों अलग अलग जीव बन जाएंगे। 50 भाग में टूट जाए तो 50 अलग अलग जीव बन जाए। ये क्या हो गया? विखंडन प्रक्रिया हुआ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विखंडन क्या है, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिनमें कोई जीव का शरीर जो है वह कई अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वो जितने टुकड़े बनेंगे उतने ही जीव बन जाएंगे, स्वतंत्र जीव बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? विखंडन। अब इसको आगे जाके दो भागों में बांट दिया गया, एक है द्विखंडन
और एक है बहुखंडन। अब कहेगा सर द्विखंडन क्या है, तो चलिए द्विखंडन देखिए क्या है। द्विखंडन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाएंगे और दोनों अलग अलग जीव बन जाए तो वो क्या हो जाएगी, द्विखंडन। जैसे हमने एक चित्र यहाँ रखा है अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा के बारे में। एक देख रहे हैं ये अमीबा है, कोई दिक्कत। अब अमीबा जो है वो क्या करने लगी, धीरे 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 बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। इसकी लंबाइयां पहले से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। इसकी भी लंबाइयां पहले से क्या हो गई है, और ज्यादा हो गई है। इसकी वृद्धि विकास हो गई, ये अब परिपक्व अवस्था में आ गई है और ये भी परिपक्व अवस्था में आ गई है। लेकिन इसमें एक गौर किए, यहाँ देख रहे हैं ना केंद्रक अकेला है, यहाँ भी केंद्रक अकेला है, लेकिन यहाँ केंद्रक के जो कण है ना वो विभाजन होने लगी है और दो अलग अलग भाग में बंटने लगी। अलग अलग भाग में बढ़ जाएगी तो दो केंद्रक बन जाएंगे। और जैसे दो केंद्रक बनेंगे ना तो यहाँ से जीव अपने आप क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट के दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर देते हैं। एक अलग जीव ये हो गया और एक, अब यही प्रोसेस इसमें भी चलेगी। ये फिर वैसे ही आ जाएंगे सेम टू सेम, ऐसे फिर बढ़ेंगे 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 तो यहाँ से अब फिर से दो बन जाएंगे। यहाँ से ये प्रोसेस बनेगी तो ये भी दो बन जाएगी, सेम इससे फिर दो बन जाएंगे, फिर इससे दो बन जाएंगे। समझ में आई बातें, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये क्या होगा, यानी एक ही जीव है और इनका बॉडी शरीर जो है ना वो दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटा तो दोनों अलग अलग जीव का निर्माण कर लिए, तो यह क्या कहलाएंगे, हमारे अलैंगिक जनन कहलाएंगे। कोई दिक्कत, अलैंगिक जनन में कौन, द्विखंडन। द्विखंडन समझ गए सब लोग, किससे कहते हैं द्विखंडन। अच्छा, ये होता किस में है तो याद रखिएगा, खास करके ये होती है अमीबा में। ये किस में होती है, अमीबा में। इसके अलावे जीवाणु में, पैरामीशियम में, क्लेमाइडो क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना में, इस्ट में। अभी ये सब याद रखिएगा आप, यहाँ से हमने सारा उदाहरण दिया है किताब के हिसाब से। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पैरामीशियम में किस प्रकार की जनन की प्रक्रिया, द्विखंडन। अमीबा में कौन सा, द्विखंडन। क्लेमाइडोमोनास में कौन सा, द्विखंडन। इसमें बहुखंडन भी होती है, कब होती है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल समझते हैं। तो ये सब कुछ उदाहरण जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन, पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लाइडोमोनास है, यूग्लिना है, ईस्ट है। इन सब में कौन सा प्रक्रिया, तो द्विखंडन या विखंडन प्रक्रिया। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुखंडन क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बहुखंडन माने एक बार में वह बहुत सारे टुकड़े में टूटेंगे और टूटने के बाद ना बहुत सारे जीव का निर्माण एक साथ करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग बहुखंडन। अब ये होता कब है सो देखिए, जैसे आप गौर किए होंगे कि जब आप दूध को फ्रिज में डाल देते हैं तो वो जल्दी खट्टा नहीं होता है, खराब नहीं होता है। क्या उसमें जीव नहीं था, उस समय भी जीव था जो उसको खराब कर सकता था, लेकिन वह खराब नहीं हुई है। क्या आग पर कोई सब्जी को चढ़ा देते हैं तो वह अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, या दूध को ही आग पर चढ़ा देते हैं तो वह अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। क्या उस समय जीव उसमें नहीं था, उस समय उसमें भी जीव था जो उसे खराब कर सकती थी। कच्चे दूध को आप ऐसे बाहर में छोड़ दीजिए तो वो जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन या तो ठंड में रख देते हैं या आग पर रख देते हैं तो वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहती है। क्या ठंड या आग पर रखते समय जीव नहीं था, जीव उस समय भी था उसमें, लेकिन उस समय वो निष्क्रिय था, वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे सुनते होंगे कि मनुष्य के शरीर में सब बीमारी है, लेकिन जब हम युवा होते हैं हमारे शरीर में ताकत होती है तो वो निष्क्रिय रहती है। हम जब कमजोर हो जाएंगे तो सब सक्रिय हो जाएगा, धरधरा के एकदम तैयार हो जाएगा। बीपी उधर खींचेगा, शुगर उधर खींचेगा ना, हार्ट फेल वाला बीमारी उधर खींचेगा, सब कहेगा हमरे साथ चलो हमरे साथ चलो। ठीक है ना, और जब तक हम युवा रहते हैं तब तक नहीं होता है। ऐसे भी युवा लोगों को सब बीमारी नहीं होती है। बीपी, हार्ट फेल और शुगर की बीमारी शादी वादी के बाद होता है लोगों में, उससे पहले नहीं होता है। और एक फायदा एक चीज ये होता है,
शादीशुदा लोगों को ना मच्छर बहुत कम काटता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इसको परमानेंट खून चूसने वाली तो आइए गई है, तो हम काहे ला चूसे। ठीक है, हाँ ये बात होता है, तो इसीलिए उसको नहीं काटता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, तब बहुखंडन समझ गए ना। शादीशुदा आदमी को ना उठाइएगा तो जल्दी नहीं उठेगा, मच्छर काट रहा है वो आराम से सुता, क्योंकि वो तो पता ही है उसको कि उसके पास। तब तो आइए किताब की ओर। तब बहुखंडन समझ गए ना। तब होता क्या है समझते हैं, देखिए जब आग पर आप चढ़ा देते हैं या ठंड में उसको छोड़ देते हैं ना, तो उसमें ना क्या होता है कि वो जीव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचने के लिए वो चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेता है, जिसको कहते हैं हम लोग पूटी। ठीक है, अभी आग पर है तो जीव मरा नहीं है, वो अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लिया, उसको कहते हैं हम लोग पूटी। या ठंड में रख दिए तो ठंड से बचने के लिए कठोर आवरण बना लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूटी। जैसे देखिए ये कठोर संरचना बनेले है, उसी के अंदर जो है ना जीव अपना गुणन कर रहा है, वो अपना प्रोसेस में जारी है, वो छोड़ा नहीं अभी तक जान। अब जैसे ही उसको ठंडा होने दीजिए, यानी गर्म है तो ठंडा होने दीजिए, या ठंडा है तो उसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, अनुकूल परिस्थिति आएगा तो वो देख लेगा कि अब हमको रहने वाला घर आ गया है, ठंडा मौसम आ गया, या गर्म है तो जैसा, बस वो क्या करेगा, अचानक फूटेगा एक के बारी में। देख रहे हैं एगो है में कितना, 1 2 3 4 15 50, ऐसे ना, ऐसे पर सब बढ़ रहा। अब अंदर में सब वो गुणन कर रहा था, अचानक फूटेगा, एक के बार 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एक के बार बड़बड़ा के निकल गया। ये क्या हो गया, बहुखंडन हुआ ना हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विखंडन क्या है तो समझ गए, अब बहुखंडन क्या है वो भी समझ गए। यानी एक जीव अगर एक बार में टूट के दो अंग मतलब जीव का निर्माण करेंगे तो द्विखंडन, और वही जीव जब अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है, ठंड या गर्मी के समय में, अपने आप के चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेंगे और उसके अंदर में वो गुणन करते रहते हैं, और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह टूट के पूरा एक साथ में कई जीवों का निर्माण कर देती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुखंडन। अब इसमें से एक नया शब्द आया था पूटी, आपसे परीक्षा में पूछता है कि पूटी किसे कहते हैं, तो वही बताएंगे आप कि जब जीव जो एक कोशिकीय जीव हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ठंड ज्यादा हो या गर्मी ज्यादा हो, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेते हैं, और उस कठोर आवरण के अंदर गुणन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो जो कठोर आवरण है उसी को कहते हैं हम लोग पूटी। ठीक है ना, चलिए तो इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी किस में होता है, तो वही बात जो अभी पढ़े थे पीछे, कौन कौन जीव, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, यूग्लिना है, इन सारे जीवों में ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ से एक आता है अनुजात। देखिए शब्द अनुजात शब्द क्या है, अच्छा गौर किया कि चाहे वो द्विखंडन हुआ या बहुखंडन हुआ, कोई दिक्कत, तो उसके जो मूल जात था यानी मूल जीव थे, वो जीव रहे क्या, नहीं रहे, वो समाप्त हो गए, और उनके जो वंशज हुए वो हुए, वो तो खुद समाप्त हो गए। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुजात। यानी इन दोनों जनन में जन्म देने वाली जीव का शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुजात कहते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है जो केकड़ा होता है ना, बड़ा सा केकड़ा, केकड़ा देखे हैं जिसको ककुरा कहते हैं हम लोग देहात में, नहीं, वो जनन की प्रक्रिया इसी तरह से करती है। उनके शरीर का ना जो मादा होता है उसका बॉडी फट जाता है, फटेंगे उसका पेट जो होता है, और उनमें से बच्चे निकल जाएंगे, जो भी 10 20 50 होंगे निकल जाएंगे, और जो केकड़ा होती है ना वो मर जाती है, अपने वो मरती है तब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं होती हैं उनमें, तब जनन की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे जनन को क्या बोलेंगे हम लोग, चलिए तो यहाँ से आप थोड़ा सा हमें सुनाएंगे, आप लोग बताएंगे कि भाई द्विखंडन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बुआ द्विखंडन किसे कहते हैं, बता देंगे कि जब कोई जीव दो भागों में टूट जाए, दो अलग अलग जीवों का स्वतंत्र जीव का निर्माण कर दे तो द्विखंडन। ये किसमें होता है, अमीबा में है, ईस्ट में है, यूग्लिना में है ना, पैरामीशियम में है, क्लाइडोमोनास में है ना। अच्छा बहुत अच्छी बात।
अच्छा, एक चीज और अभी हम लोग पढ़े थे कि जनन किसे कहते हैं। अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अच्छा, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन। अच्छा, अलैंगिक की विशेषता हम लोग देख लिए, जनन में क्या क्या होती है वो भी देख लिए, एक विभिन्नता देखे, और एक डीएनए का निर्माण द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। अब चलते हैं यहाँ से दूसरा जनन की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन का दूसरी विधि, उसका नाम है मुकुलन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बुआ जी बर्ड या कली। जैसे मान लीजिए हम एक जीव है कि नहीं। अरे यहाँ से क्या हुआ कि हमारे शरीर में ना एक उभार उत्पन्न होना शुरू हो गया। जब हम बड़े हो गए ना, यहाँ से वो शरीर में से निकलना शुरू हो गया उभार। धीरे 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 ये आगे बढ़ते गया, और अंदर में जो हमारी केंद्रक थी वो भी बट गई। बट करके एक केंद्रक न इस उभार को मिल गया, और यहाँ से एक नया जीव वो टूट करके नीचे गिर करके स्वतंत्र जीव बन गया, हमरे जैसा सेम टू सेम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुकुलन। गुलाब के पौधों में नहीं। आप लोग देखे होंगे रामायण या अन्य प्रकार के जो धारावाहिक हैं उनमें रक्त बीज का नाम आपने सुना होगा। रक्त बीज को वरदान मिला था राक्षस को कि उसके रक्त जितने बूंद गिरेंगे ना उतने ही राक्षस जन्म लेगा। ऐसा हुआ भी। जब उनको मारा गया तो जैसे ही काटा गया, जितनी रक्त जितनी बूंदे गिरी उतने राक्षस पैदा हो गया। तो काली जी को लाया गया, भाई बुलाया गया, जब आप ही आइए, ये आप ही से काम होगा। वो भी क्या करते भाई, काटते कि खून पीते। लाए लाए कुत्ता को बुला करके उसको, है ना, भैरव उन्हीं को कहते हैं हम लोग। और लाए जो धारावाहिक में कहता है वो बता रहे हैं, जो हमारी धर्म कहती है। और रक्त बीज को जैसे काटे और रक्त जैसे उछलने लगा, सारे रक्त को जो है ना वो कुत्ता क्या करते गया, चाटते गया, धरती पर गिरने ही नहीं दिया, सबको पी गया। यानी कहने का अर्थ है कि वो रक्त के गिरने से नया रक्त बीज, समझ रहे हैं। सेम प्रोसेस मुकुलन में वही कहानी होती है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ अलग है। देखिए क्या होता है कि मुकुलन वैसी जनन प्रक्रिया जिसमें शरीर के मतलब धरातल से कलिका फूटने लगती है, यानी शरीर के कोई अंग से कली फूटने लगती है, और वही कली टूट के एक नया जीव बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुकुलन कहेंगे। अब देखिए इसमें भी वही कहानी दो भागों में, एक बार एक कोशिकीय जीवों में पढ़ेंगे फिर बहु कोशिकीय जीवों में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक कोशिकीय जीव जैसे देखिए, चित्र से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये हमारे क्या है, इष्ट है। ये क्या हमारा एक प्रकार का इष्ट है, कोई दिक्कत। अब इष्ट में गौर करके देखिएगा तो ये जो देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे अब क्या होने लगा, उभार आना शुरू हो गया। इसका बॉडी तक तो यहीं तक था, पहले इतने ही था, लेकिन अब इसमें ना उभार आना शुरू हो गया। उभार आना क्या हो गया, शुरू हो गया है। लेकिन गौर करके देखिएगा, इसके जो केंद्रक है ना सेल, ये केंद्रक आगे बढ़ने लगी है, अब लंबी हो गई है। अभी बढ़ती नहीं है, अभी लंबी हुई है। लेकिन आगे जाने के बाद ना ये केंद्रक अलग बढ़ जाएगी। जैसे केंद्रक बटेगी ना तो यहाँ से समझिएगा कि दो जीव बन गई, हो गया। और ये अभी सटी हुई है, और सटी हुई टूट के अलग हो जाएगी और दो अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेगी। तो अब ये जो है ना ये बड़ी जीव है, और ये क्या हो जाएगी, छोटी। अमीबा में हम लोग जो द्विखंडन में देखे वही प्रोसेस उसमें भी है, लेकिन वहां पर जो है ना जो मूल जीव है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये मूल जीव समाप्त नहीं होता है, मूल जीव रहता ही है। ये तो अपना रहे ही, एक बचवा इधर साइड से अलग हो गया, लेकिन ऊ में ऐसा नहीं हुआ। वो मूल जीव ही टूट के दो भाग बटा था। अंतर समझ में आ रही बातें। मुकुलन अलग चीज है और द्विखंडन अलग चीज है। तो एक कोशिकीय इष्ट याद रखिएगा, मुकुलन की प्रक्रिया किसमें होती है, इष्ट में होती है। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बउआ जी इष्ट में कौन सी जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। आपको पूछेगा द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, कोई नहीं। क्या बताएंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, मुकुलन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, चलिए बाजी,
तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कैसे, तो बता ही दिए कि इष्ट में कौन सी जनन विधि पाई जाती है, मुकुलन। या आपसे भी पूछेगा कि निम्न में कौन सी मुकुलन विधि पाई जाती है। तो अब 4 गो ऑप्शन रहेगा वहां पर, अमीबा, पैरामीशियम, इष्ट और युगलीना। तो कौन सा लिखेंगे हम लोग? इष्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत? चल, अब आगे इसी में है बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा। बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन की प्रक्रिया अब देख रहे हैं ना ये। अब गौर करेंगे, ये हाइड्रा है, ये इसके क्या है? स्पर्शक हैं। हो गया। अब यहां से देखिएगा उसमें थोड़ा सा उभार आया है, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई। लेकिन ये बड़ी कब अलग होगी? जब उसके केंद्रक का विभाजन होता है तब। वो खूब बड़ा हो गया और केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ तो वो अलग नहीं हो सकती है, तब तक वो साथ रहेगी। ठीक है। और जैसे ही समझिए इसका केंद्रक का विभाजन हुआ तो वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। नहीं होता है, लड़का कितना बड़का रहेगा, 24 से 25 30 तक हो जाएगा तो साथे साथे रहता है। और जैसे शादी हुआ अब कहेगा कि हम अलगे रहबा। नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो वही प्रक्रिया इसको है कि केंद्रक का विभाजन हुआ तो समझिए वो अलग हो जाएगी। ठीक। तो ये क्या है? मुकुलन की प्रक्रिया किसमें? तो हाइड्रा में। तो अब यहां से 2 याद रखिएगा आप, इष्ट और हाइड्रा में कौन सा जनन? मुकुलन का जनन। तो हम लोग पढ़ लिए कौन कौन? एक पढ़े विखंडन, विखंडन के 2 भाग, द्विखंडन बहुखंडन। फिर पढ़े हम लोग पुटी किसे कहते हैं, अनुजात किसे कहते हैं। फिर मुकुलन की प्रक्रिया पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपखंडन या पुनर्जनन। देखिए पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। पुनर्जनन का मतलब क्या? दोबारा जन्म लेना। ये एक अलगे जनन की विधि भाई। अब ये खास करके जो ना एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हीं में ये देखने को मिलता है, बहुकोशिकीय जीवों में ये देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक बहुकोशिकीय जीव है जिसका नाम है छिपकली, उनमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, बाकी हम लोगों में नहीं होता है। अब कहेगा भाई ये क्या है भाई? अपखंडन या पुनर्जनन में कोई स्वतंत्र जीव है, उसके जितने टुकड़े हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी खोई हुई भाग को पुनः वापस पा लेता है, तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? पुनर्जनन कहलाती है। अब चित्र से समझिएगा तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये हमने प्लेनेरिया का एक जीव लिया है, हो गया। अब गौर करिए, ये तब पूरा स्वतंत्र जीव बना प्लेनेरिया है, कोई दिक्कत? अब किसी ने इसको काट दिया हो या प्रकृति रूप से खुद कट गया हो, प्राकृतिक रूप से कट जाए या कृत्रिम से उसको टुकड़ा टुकड़ा काट दीजिए, 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा 10 टुकड़ा जय मन है। तो हमने किसी बच्चे को कहा तो 3 टुकड़ा अलग अलग कर दिया है। लगता है कैसे देखने में? ही अलवेरा लगता है नहीं देखने में, अलवेरा। अच्छा आप लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत अच्छा चीज होता है अलवेरा जो है ना, बहुत अच्छा चीज होता है। पेट में गर्मी उर्मी हो ना तो अलवेरा खाइए, ऐसे लगता है लसर फसर लेकिन बहुत अच्छा चीज रहता है। वो अच्छी चीजें होती है, खाइएगा। ठीक है, आइए किताब की ओर। तो ये समझ गए। अब देखिए 3 टुकड़ा हुआ। अब ये देखिए ऊपर वाला जो है, यहाँ से ऊपर वाला अपना जो नीचे वाला कट गया था उसको भी पा लिया, ये बॉडी बीच वाला ऊपर जो कटल था उसको भी पा लिया, और नीचे जो कटल था वो भी पा लिया। ये निचल की जो थी इतना को तो थी, ऊपर का जो बच गया था वो पा लिया वापस। तो अब 3 टुकड़ा किए तो अब 3 गो जीव हो गया। ये तो फिर वही वाला रक्त बीज वाला कहानी हो गया, जय टुकड़ा करिए तत्ते टुकड़ा हम बढ़ते जाएंगे। नहीं जी, तब प्लेनेरिया समझ गए। अब ये पुनर्जनन की प्रक्रिया जो होती है मेरे भाई, ये होती किस किस में है? तो समझना, पहला होता है स्पाइरोगायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, हाइड्रा में प्लेनेरिया भी होता है। और ईस्ट की प्रक्रिया विखंडन में भी होती है, और ईस्ट की प्रक्रिया क्या होता है? मुकुलन में भी होता है। दोनों मुकुलन और विखंडन दोनों में ईस्ट भाग लेते हैं। वो दोनों विधि से कोनो विधि से अपना काम कर लेगा। नहीं, हाइड्रा
एक ऐसा है जो दोनों में काम लेता है। कौन कौन? तब मुकुलन द्वारा भी हो जाएगा और उसका कौन जनन द्वारा हो जाएगा? पुनर्जनन द्वारा। तो जनन की 3 प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। कौन कौन देखा अभी तक? तब पहला देखा हमने विखंडन, दूसरा देखा हमने मुकुलन और तीसरा देखा पुनर्जनन। और वो प्रक्रिया है क्या? हाँ है। चलते हैं। एक है बीजाणु जनन। अच्छा, बीजाणु जनन क्या है समझते हैं। देखिए ये भी एक जनन का बड़ा सुंदर प्रोसेस है। ये खास करके जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना उनमें या अन्य प्रकार के जीवों में सेम वही प्रतिकूल परिस्थिति जब आएंगे तो उनके भीतर जो है ना जनन की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है। और जैसे अनुकूल परिस्थिति आएंगे तो वो फूटेंगे और अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा, तो फिर विखंडन जब पढ़िए लिए तो ये बीजाणु जनन पढ़ने का क्या मतलब क्या? तो देखिए मतलब ये था कि उसमें एक जीव का शरीर टूटते गया था। अब मूल जीव नहीं था उसमें, लेकिन इसमें ना मूल जीव रहता है। ये मूल जीव खत्म नहीं होता है। यानी जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हमारे शरीर के भीतर में ही ये प्रोसेस चलते रहेगा। या कोई पौधा रखिए, जैसे सिंबल का पौधा आप देखे हो ना उदाहरण में, उसमें देखे होंगे वो फल फलती है ऊपर में, उसके अंदर में रुई रहती है, रुई के भीतर में बीज रहती है। क्या वो अपना पूरा प्रोसेस कर लेती है। जब उसका अनुकूल स्थिति आ जाता है, फटने वाली हो जाती है, तो सब जो है ऐसे करके मुंह छिड़िया दे देगी। छिड़िया दी, अब रुई उड़ना शुरू कर दी। उड़ के हमरे घर का रुई, वहां पर का पेड़ का रुई जो है अदिति के दरवाजा पे वो चल गया, एगो होने खेत में चल गया। सब जाके उसको अनुकूल परिस्थिति मिला और नया नया जीव बनते चला गया। लेकिन मूल जीव हमारा पौधा तो रहिए ना गया, कि पौधा भाग गया, रह गया। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। देखिए बहुखंडन में एक जीव अपना शरीर खत्म कर दिया, 2 गो बना, 4 गो बना, 6 गो बना, 15 बना, 50 बना, और जब फटा तब मूल जीव खत्म था। लेकिन बीजाणु जनन में ऐसा नहीं होता है। जीव के अंदर में बीजाणु धानिया का निर्माण होता है और बीजाणु धानिया के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब वो फटेगा ना, नए 10 20 को 50 को हो गया अपना, लेकिन मूल रहेगा। मम्मी पापा जो भी रहेगा वो रहेगा, वो नहीं जाने वाला है। तब बीजाणु धानिया समझ गया ना क्या है। तो ये बीजाणु जनन प्रक्रिया कहलाती है। अब चलिए, जैसे देखिए ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये बन गया बीजाणु धानिया। ये अभी सटा हुआ था। क्लियर? कोई डाउट्स? अब इसके अंदर में जनन अपना हो रहा था, और जैसे अनुकूल आया ये फट गया। ये छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इसका ना प्रकीर्णन होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ये हवा द्वारा ना उड़ के छितरा करके दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरे दूसरे जीवों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना? ये फटेगा, लेकिन ये मूल जो है ना वो रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो कोई डाउट्स? चलिए, तो बीजाणु जनन समझ गए। अब आगे बढ़िए। अब अगला है हमारा, जो हमारे आसपास में ही देखने को मिलता है, ये पौधों में कायिक प्रवर्धन। ये भी जनन का एक अलग प्रक्रिया विधि है। ये खास करके जो पुष्पी पौधे नहीं हैं उनमें हम लोग इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। अरे पुष्पी पौधे हैं तो बीज बनते हैं, बीज से नए जीव की उत्पत्ति हो ही जाती है। क्या? अब जैसे मान लीजिए शीशम का पेड़ है, शीशो जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे बांस का पेड़ है अपने यहाँ, है कि नहीं? तो इस समय बीज का निर्माण नहीं होता है। अब बीज नहीं होगा तो फिर नए जीव कैसे बनेंगे? तो अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसके एक भाग को, जो कायिक भाग है, उसको काट के लगा देते हैं। जैसे केला की बात करिए, जैसा अंगूर की बात करिए, उस समय बीज से कोई पौधा तैयार करता है क्या? अलुआ से कोई पौधा तैयार करता है क्या? नहीं करता है। उसके तना को या जड़ को, है ना, जैसे हमारे यहाँ आलू की बात ले लीजिए, उसमें कोई आलू से कोई पौधा तैयार करता है? उसे तना से, उसके तना से कोई पौधा तैयार करता है? नहीं करता है। तो उसके कायिक भाग क्या है? आलू ही है। उसी में जितनी आंखें होती है काट के हम लोग रोप देते हैं।
ये सब पौधा जो है ना जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, बिना फूल वाले पौधे, बिना बिना बीज वाले पौधे, तो उसमें खास करके ये सब प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे हम लोग इसमें जो बड़े जीव मतलब पौधे हैं ना उसमें भी अपना लेते हैं। जैसे देखिए नींबू में खास करके बीज होता है, लेकिन नींबू में भी हम लोग ये विधि अपना लेते हैं। कौन विधि? कायिक जनन विधि। अमरूद में भी बीज होता है, उससे भी नए पौधे हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग कायिक जनन विधि अपनाते हैं। आम में भी होता है बीज, उससे भी नए पौधे होते हैं, लेकिन उसमें भी कौन विधि? कायिक विधि अपनाते हैं। अब कायिक विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग में आ गया तना, पत्ती, जड़ इत्यादि को हम लोग काट के एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारी कायिक जनन विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में हमारे मित्र के यहाँ एक अमरूद का पेड़ बड़ा सुंदर सालों भर फलता है, बहुत मीठा होता है। हम लोग जाते थे, खाते थे, तो हमारी इच्छा हुई कि इसमें से एक पेड़ हम भी लगाते हैं ऐसा वाला। क्या? तो मित्र को हमने कहा कि फिर नया पौधा होगा तो हम तुमको देंगे। हम कहा उसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्या किए, तना को एक भाग को थोड़ा थोड़ा सा क्या कर दिए, छील दिए उसको। फिर वहां पर क्या डाल दिए? गीला हुआ मिट्टी डाल दिए और एक पन्नी से उसको हम लोग बंद कर दिए। हो गया। और मित्र को कहे कि थोड़ा थोड़ा ना इसमें पानी डालते रहना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ऐसा ना डाल देना कि सब बह के भाग जाए, है कि नहीं मिट्टी। अब वो डालते गया डालते गया, अब देख लिए 2-3 महीना हो गया है। क्लियर? अब गए हैं थोड़ा सा खोल के पन्नी एक साइड से देखते हैं, अरे वाह जड़ आ गया है, उसके नीचे से काट लिए, काट के ले करके अपने यहाँ लगा लिए, हो गया। ही यही तो कायिक जनन है ना। ये क्या हमारी, हाँ ऐसा होता है, आप लोग लगाए होंगे या ना लगाए होंगे। हमने तो लगाया था नींबू। हमारे बगल में एक मित्र थे, उनके यहाँ नींबू फलता था, हमारे पीछे जगह खाली था तो हम वैसे लाए थे और लगा लिए थे। या आप लोग क्या कहते हैं उसको, अरे नर्सरी, नर्सरी से आम का पौधा लाते होंगे, अमरूद का पौधा लाते होंगे। वो कैसे लगाता है? बीज से थोड़ी तैयार करता है, वही कलम लगाना शुरू कर देता है वो लोग। कलम लग गया और फलते हुए आप ले आएंगे, वहां से लाएंगे अमरूद 4-5 को फल है, आराम से एकदम खाइए आराम से तब तक। हाँ, वो जल्दी समय से पहले फल देती है। चलिए तो ये समझ गया ना कायिक जनन क्या है। देखिए आलू में भी पाया जाता है और उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन देखना ये अलगे को विधि है बुआ, ये कायिक जनन की नहीं एक अलग विधि है। इनमें तो 2 रंग का पौधा हम तैयार कर सकते हैं, नीचा फरेगा कटहर, ऊपर फरेगा अमरूद। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं, ऊपर गागरने में फरेगा, नीचे अमरूद फरेगा। अरे देखिए ये कह रहे कैसे होगा। देखिए ये हम लोगों से नहीं होता है लेकिन होता है, हम लोगों से नहीं होता है लेकिन होता है। अब कहिएगा कैसे सर? तो देखिए समझिएगा, इसको कैसे अपनाया जाता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पौधा है पहले से तैयार है, ये अमरूद का पौधा है बिल्कुल, ठीक है। इसी के बगल में इसी मोटाई तने वाली एक और पौधा है, जो मान लीजिए कोई दूसरे फल का है, वो ले लीजिए नींबू का पौधा है या आमे का पौधा है, ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाली जड़ को रहने देंगे और ऊपर तना को हम लोग इस तरह से काट लेंगे। जैसे मान लीजिए तना है ना, इसको हम ऐसे काटेंगे, ऐसे, और ऊपर वाले भाग को ना हम काट के हटा दिए, काट लिए, ऐसे काट के हटा दिए, कोई दिक्कत। और इसी मोटाई वाला एक दूसरा पौधा है, उसको भी हम इसी सिरा में काटेंगे वहां पर, ताकि इसको बिल्कुल फिट बैठ जाए, बिल्कुल फिट बैठ जाए। चलिए ये तो आप कर ही सकते थे, नहीं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो इसकी सिराएं होती है यानी जाइलम की, और इसकी जो फ्लोएम की सिराएं हैं, वो आप नहीं मिला सकते हैं। वो मिलाता कौन है भाई? तो जो पादप के वैज्ञानिक है वो मिलाते हैं, उनको पता है, उनके पास यंत्र हैं, वो देख लेते हैं कि जाइलम की सिरा क्या है, इस पौधे की जाइलम सिरा कहाँ पर है, उसी हिसाब से फिट बैठाते हैं, नॉस नॉस को मिला के। जैसे अभी हम लोग बताए थे हार्ट अटैक वाली बात। अच्छा हार्ट अटैक में सुनते होंगे कि एक इलाज होता है, उसका नाम है बाईपास सर्जरी, सुनते होंगे ना, बाईपास सर्जरी होती है। अच्छा ये बाईपास क्या होता है? बाईपास का मतलब होता है बगल से गुजर जाना। आप लोग सुनते हैं रोड बाईपास, बाईपास रोड,
तो ये बाईपास रोड क्या होता है? बगल से गुजरना। कोई बड़े शहर है ना, उसके बगल से बाईपास रोड बनाया जाता है ताकि शहर में भीड़ भाड़ न हो। जो बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं वो बाईपास से निकल जाएंगे, शहर के बीच से जाना नहीं है। जैसे समस्तीपुर, अब समस्तीपुर में इतनी गाड़ियां चलती है कि हमेशा जाम लगी रहती है। तो हमारी सरकार इस पर ध्यान दी, जिला सरकार की, ना इसके बगल से एक बाईपास रोड निकलेगा जो मुसरी घरारी गंगापुर से निकलेगी और उधर ताजपुर के बगल से होते हुए और वो कहाँ चली जाएगी, केवाड़ी मुक्तापुर पार करेगी। समस्तीपुर टाउन में जाएगी ही नहीं। टाउन में नहीं जाएगी तो जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, खास करके जो ट्रक है जिसको जरूरत नहीं है उसको जाने का, तो उसको भी अपना समय बचेगा कि जाम में नहीं जाएगा और शहर में भी जाम नहीं लगेगा। इसको कहते हैं हम लोग बाईपास। तो हृदय में भी बाईपास सर्जरी होती है। जैसे मान लो हमारा ये हृदय है, ऐसे हम कल इस पर एक वीडियो बना लेंगे। ये जो हृदय है ना, इधर से आ रहा है सिराएं, आ रहा है और रक्त दे रहा है किसको? आलिंद को और नीले को। नीले दे रहा है किसको? फेफड़ा को दे रहा है। तब फेफड़ा ऑक्सीजन मिला के फिर से दे रहा है आलिंद नीले को, धमनी इधर से ले जा रही है। अब क्या होता है कि हमारी जो हार्ट अटैक होती है, तो हार्ट अटैक में ना रक्त नहीं जाता है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी बात कि हृदय में ना रक्त जा ही नहीं रहा है, क्योंकि नस ना ब्लॉकेज हो जाता है। जो नस जाना चाहिए ना वहां पर, वो ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लॉक होगा तो फिर शुद्ध होने के लिए पहुंचेगा कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ से रक्त गया सीधे, और रिटर्निंग जो आ रहा था हृदय में, यहीं पर नस हो गया जाम, बंद हो गया, चिपक गया, या उसके अंदर में मांस जम गया, जिसके कारण रक्त अब अंदर जा ही नहीं रहा है। अब अंदर जा नहीं रहा है तो हम छटपटा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध नहीं होगा तो हम रहेंगे कैसे जिंदा? तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाया था। डॉक्टर के पास एक बड़ी मशीन होती है, वो क्या करती है, यहाँ से नस को काट देती है। किसको? महाधमनी को, महाधमनी को, जो रक्त ले जा रही थी हृदय में, और उसको मशीन में सेट कर देती है। सेट कर दी, अब रक्त जाना बंद। यहाँ पर ऐसे चीरा लगाएगी, ऐसे चीरा लगाएगी, इसको खोल देगी, ऐसे खोल दी, हृदय को ऐसे काट के हृदय की नस को और मशीन में जोड़ दी। अब मशीन अपना काम कर रहा है, वो शुद्ध करने का काम, ऑक्सीजन का काम सब कौन कर रहा है? वो मशीनें कर रहा है। अशुद्ध जा रहा है मशीन में, शुद्ध उसमें आ रहा है निकल के, इधर से जा रहा है, अपना पंप हो रहा है धीरे धीरे। हृदय का कोई काम नहीं, हम मरल परल है। हाँ एकदम, क्योंकि हमारा हार्ट नहीं काम कर रहा है, हम तो परे, सब काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता है। क्लियर? आप मशीन में देखा जाए कौन नस खराब है रे? अच्छा है ये वाला, तू ही बंद था। अच्छा रुको, वहां पर एगो रहता है नली छोटी सी, उसको लगा देता है, उसमें मशीन में सेट कर देता है। सेट कर दिया। अब इस सेट जैसे करेगा ना, जो जैसे मान लीजिए मशीन अच्छी नली है, ये नली चिपक गई है, तो इसमें क्या करेगा, वो स्प्रिंग लगा देगा, स्प्रिंग ऐसे करके। अब तो तू ना चिपक बहा, हाँ ठीक हो गया। अब मशीन खुल गया, नस खुल गया। अब इसको ना ऐसे करके उसमें जोड़ देता है, लेकिन हृदय तो बंद था। अब क्या करता है, तो उसको ना दिया जाता है करंट, लेकिन कम वोल्टेज वाला। हमको कहिएगा देने के लिए कि दोनों तार लेंगे सटा देंगे कि गया काम से, नहीं, लेकिन वैसे नहीं किया जाता है। उसको हल्का शॉट दिया जाता है, एकदम हल्का शॉट हृदय को, जैसे शॉट मारता है, अरे हम बंद थे रे, हाँ आप चालू हो गए हैं, ऐसे कहेगा आप चालू हो गए हैं। अरे ई का कहिया रे डॉक्टर, तुम पूरा काट कूट के हटेले था, जल्दी सियो जल्दी सियो। सबको सिखा के चालू कर देगा। जैसे देखे होंगे कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, फिल्म में देखे होंगे, हाँ, अब उसको देखिएगा ऐसे करके हृदय पर शॉट मारता है ना, तो हम लोग ऊपर वाला में जो देंगे ना, तो ज्यादा झटका देते हैं, भड़का से देते हैं। काहे लगी कि हृदय तो अंदर में ना, दे रहे हैं झटका अंदर वाला को, और दे रहे हैं ऊपर से, तगड़ा देंगे तब ना अंदर पहुंचेगा। ऐसे करके उठेगा एक बारी, ऐसे करके सुता लगा, ऐसे झटका मारेगा, अब फिर सो जाएगा। अच्छा नहीं उठा, फिर सटाओ रे, फिर सटाएगा। तो ऐसे झटका मारता है, वो हार्ट को झटका दे रहा है तब जाकर। या कभी कभी आप देखे होंगे जो कोई हार्ट अटैक होता है, सुनिए, तो ऐसे करके हाथ से रख के ऐसे ऐसे करके दबाना पड़ता है, नहीं पंप किया जाता है ताकि वो चले चले। समझे बात को? तो ये सब काम हमरे से होगा जी? बोल दिए हो गया, नस काट दीजिएगा, हमको कहिएगा तो ऑपरेशन करने के लिए,
जो मरने वाला 3 घंटा में होगा हम उसको आधे घंटे में मार देंगे। नहीं 10 दिन जोड़ना होगा कौन नस जोड़ देंगे, कौन नस काम में गड़बड़ा जाएगा है। मान लीजिए ऐसे कहने का मतलब जो हमको आता है वही ना। तो अब ये देखिए यहाँ आ जाए किताब की, तो ये हमको बुझने आएगा तबे ना जोड़ेंगे। ये जोड़ेगा कौन, जो कृषि वैज्ञानिक है कौन है कि नहीं। वो अपना आया जाइलम और फ्लोएम को एकदम नक्शा मिला लिया, ठीक है हाँ मिल रहा है। चलो अब इसको रख दो, रख दिया और उसको बांध देगा एकदम अच्छा से। तू लटिया ना भुआरे, हाँ बांध दिया। अब छोड़ दिया, सुनिए अब आप पीछे दिन कल पढ़े थे कि अगर इसका तना कट गया है तो अभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बगल से करना देगा, इधर से करना नहीं देगा। ऊपर का गर्दनिया ना काट दिए हैं जी, नीचा तो जड़ है ही है ना, तो हेने से एगो पनकी देगा, एगो इन्ने से देगा, एगो इन्ने से देगा, एगो इन्ने से देगा। ये अपनापन की बढ़ रहा है, ये भी अपनापन की देना शुरू कर दिया, देख रहा है ना। अच्छा ऊपर का में फरेगा आम और नीचल का में फरेगा अमरूद। हाँ एक के गो पौधा में 2 गो काम हो गया, नहीं हो गया। तो ये सब थोड़ा सा वैज्ञानिक की विधि, ये हम लोगों से नहीं होगा भाई। चलिए अब तो समझ गए आप लोग कि ये क्या था हमारा, क्या था कायिक जनन। अब हमारा है बुआरे उत्तक संवर्धन। अब देखिए उत्तक संवर्धन क्या होता है समझिएगा। अब ये भी एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, ये हम लोगों से नहीं होता। वो सब जो था ना कायिक जनन वाला में जो हम लोग पौधा साधारण था वो हम लोग लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है समझिए। अब मान लीजिए कोई पौधा है, उसका बौर फल आकार का लेना है कि नहीं। अनार है, अनार इतनी इतनी को फल रहा है। अब हम उस पौधे से इतना बड़ा अनार फलाएंगे, एकदम 1 किलो का 750-800 ग्राम का एगो अनार होगा, है कि नहीं। तानिया एगो अनार खा ली तो समझिए लाल लाल बिम बिम हो जाएगी, पूरा भूखे नहीं लगेगा उसको 2 दिन तक ला, है ना। अच्छा इतनी को तो मुंह है, इतनी को तो पेटे है, तो उसमें अटकेगा कितना, है कि नहीं। अभी कह रहे हैं कि सर जी एक दिन खिला के देखिए हम कितना खाते हैं, तब पता चलेगा आपको। पात्र तो देखते हैं हम पूरा। चलिए देखिए होता है एक व्यक्ति हमारे विवेक जो है ना, विवेक गया है वो भोज खाने, उन्हें हमारा विवेक जो है 4 गो छौरा विचार कर लिया जो कौन कितना खाता है। हाँ हाँ नहीं नहीं तब भोज में गया ना, तब बच्चे था ऐसे विवेक खाता है बहुत ज्यादा पहले से। हाँ रे विवेक खाता है। उसको एक दिन झगड़ा हुआ ना, मतलब घर में थोड़ा बोला ना, जितना सब्जी पका हुआ था सबके लिए, सब अकेले खा गया वो, पूरा सब्जी अकेले खा गया, लाज खाई जाती सब खाता था वास्तव में बहुत। अब थोड़ा सा कम हो गया लेकिन पहले बहुत खाता था वो। हाँ उसका भोजन मैंने उसका खुराक ज्यादा है, तो मेरा बेटा है फिर भी खुराक उसका ज्यादा हम जानते हैं, तो खाता अच्छा सा है। अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब वो क्या किया भोज में गया ना, तो एक आदमी परस रहा था भात, बच्चा था उस समय 8-9 साल का था, तो वो हिसाब से दिया बच्चा है बच्चे ना खाएगा, उसका गट्टा पकड़ लिया हाथ से, हाँ ऐसे कहता है रखा अगर से इतनी देर नहीं देखियो, सर मुझे हर देखने लगा, तो वो भर के अपना दिया, वो भी हंसोट परसोट के खा लिया, क्योंकि वो तो बाजी था भाई कौन ज्यादा खाता है। फिर दिया उसको, फिर वही से लिया। जब हम गए ना भोज खाने तो हमको कह रहा था कि आपका बेटा ने ऐसे किया है, बोले क्या हुआ था खेबे ना किया है, खाने दीजिए उसको, खाता बहुत ज्यादा था। आई किताब की नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं उतना, वो हमसे ज्यादा खाता था, अभी भी खाता है वो हमसे ज्यादा। चलिए तो हम लोग बता रहे हैं, देखिए वो तो अपनी बॉडी की संरचना के हिसाब से है, जो जितना अपना खाता है भोजन करता है। आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तक संवर्धन क्या है। एगो अनार ले लिए पौधा, अमरूद ले लिए कोई पौधा, उसका ना क्या करिए एक चेलखी काट लीजिए, इतना वो लकड़ी का टुकड़ा। तो अब ई ना जब भोथका से ना थुथार दीजिए, धारदार से काटिए ताकि उसमें थुथरावे नहीं। थुथरावे मतलब नहीं समझते हैं, एगो होता है काटते हैं तो अच्छा से नहीं करता भोथा जाता है, एगो अच्छा से धारदार से काटिएगा तो चिकना कटेगा। काट लिए। अब उसको ना एक आयोडीन की घोल में यानी पोषक तत्व वाली घोल में ले जाइए, कि पौधे को वृद्धि विकास के लिए जो 18 पोषक तत्व चाहिए वैसे वाले घोल में उसको ले जाइए। अब हम लोगों से होगा क्या, ऐसा नहीं ना होगा। वो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं उसको ले जाते हैं कहाँ, आयोडीन की घोल में हो या पोषक तत्व वाले घोल में, उचित ताप और उचित दाब पर उसको रखते हैं, देख रहे हैं ना प्रखनली में रखे हुए रख देंगे, तो वो धीरे धीरे ना वो असंगठित हो जाएंगे। वो जो चिलखी है वो आप अगर रखिएगा तो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और वैज्ञानिक उसको रख दिया कहाँ, पोषक तत्व के घोल में, उचित उसको दाब दिया, उचित उसको ताप दिया।
जितना टेम्परेचर उसको चाहिए। अब धीरे धीरे ना असंगठित होना शुरू हुआ। अब वो ना एक रूप ले लिया कैलस का। कैलस उसको कहते हैं। जब रूप ले लेगा कैलस का, तब उसमें देखिएगा धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी ना मैंने लगेगा कि उसमें से पौधे की अंकुरन शुरू हो गई है ना। अंकुरन जब हुई तो उसको अब उसमें से निकाल के हम मिट्टी में लगा देता है। अब उससे नया पौधा तैयार होगा। अब ये जो पौधा तैयार होगा ना मेरे भाई, याद रखना, बहुत बड़ा फल देता है। वैज्ञानिक लोग इसी तरह से पौधे तैयार करते हैं। ठीक है। अब आप जाएंगे नर्सरी से लाएंगे पौधे, अपने यहाँ जो साधारण नर्सरी है ना, उससे पौधे लाएंगे तो उतना बड़ा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से आप अगर आप ला रहे हैं तो उसका ना आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे हमारे बगल में जो नेताजी हैं निर्गुणी जी, उनके यहाँ अनार का जो पेड़ था देखे हुए थे, तो वो ना बहुत बड़ा बड़ा अनार फलता था, इतना इतना बड़ा। आसपास में ऐसा अनार कहीं नहीं था। उनके यहाँ जो फलता था ना, तो वो लाए हुए थे वहीं से। ये अपनी आंखों से हमने देखा। हम लोग बच्चा में तो समझ ही रहे हैं क्या होता है, टपाइए देते। अपने यहाँ भी था, लेकिन उसका दाना ना बड़ा बड़ा रहता था, खाने में बड़ा मजा आता था। और ऐसे भी चोरी करके खाने का तो और अंदाजा अलग होता है। हाँ, तो उस समय आराम से टपा देते थे। हाँ, अभी थोड़ा सा शांत हो गए नहीं। अरे अब तो जाएंगे तो अभी वैसे हम तोड़ लेंगे खड़े होकर, तो चोरी करने की क्या जरूरत है। अब थोड़ी कुछ कहते हैं हमको। चलिए, वो जो बचपन में सब करता है, थोड़ा सा मोरा हो जाता है, और खाने पीने की चीज तो थोड़ी सी चलती है। तो चलिए, तो वो अब लेकिन उसमें एक कमी होती है मेरे भाई। क्या कमी है? तो कुछ दिन तक फल तोड़ा देगा बड़ा बड़ा, लेकिन धीरे धीरे ना वो पौधा कम हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है। अब देखिए, नया है तो फल आकार दिया अच्छा से, पुरान हो गया तो छोटा हो गया। अच्छा, इससे मतलब आपको एक चीज समझ में आया होगा, अभी तक शायद नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आया होगा। बागानी कृषि, सोपानी कृषि, पौधा लगाते हैं 4 साल 10 साल 5 साल, उसके बाद काट के हटा देते हैं। मतलब समझ में आई बातें? कि मान लीजिए हम अगर बागानी कृषि करते हैं, हम अमरूद का पौधा लगाएंगे, तो हम जाएंगे कहाँ से लाएंगे ये पौधा? पूसा कृषि विश्वविद्यालय से लाएंगे अमरूद का पौधा, क्योंकि वहां तो पौधा तैयार पौधा मिलता है, बीज से तो तैयार करना नहीं है। वो लाए, कलम लग ले, उसमें 10 20 को अमरूद फल ले मिला, लाए अगला साल बहादुर की तरफ फरा, अगले साल और फरा, ऐसे 5 7 साल फल गया, बड़का बड़का फल। अब उसके बाद क्या हो जाएगी? छोटी छोटी हो जाएगी, ये बेकार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें सब कन्ना को काट देंगे, सब कन्ना को काट देंगे, 2 4 को छोड़ देंगे, है ना। दूसरा पौधा ले आएंगे, दूसरा फसल का, पपीता ले आए, नींबू ले आए, बीच में लगा दिए, क्योंकि बीच में तो खेत खाली है। अब वो पौधा का जो झंखार था वो तो खत्म है। अब अमरूदो फल रहा है, और नींबू बीच में लगा दिए। जब नींबू तन का बड़का होगा, अमरूद को काट के हटा लेंगे, हो गया। यही सुपानी कृषि होती है, ऐसे ही की जाती है। ना कि अपना गए बीज रोपे, अब बीज रोपते 8 साल बाद फरबे करेगा, तो 10 साल बाद हम फल लेंगे, ऐसा नहीं होता। सुपानी कृषि यही फसल लगाई जाती है। तो वैज्ञानिक की कृषि हो गई, उसमें फसल खास करके ज्यादा होता है, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तक संवर्धन। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग अगले कौन वाला चैप्टर से, लैंगिक जनन वाला से। ठीक है, तो हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।